हेलो एवरीवन। स्वागत करता हूं आप सभी का शिक्षक आईएएस स्लैश केएएस। जैसे कि दोस्तों आप सभी को पता है कि हम लोग हर दिन मॉडर्न इंडिया का रैपिड रिवीजन सीरीज़ कर रहे हैं, क्योंकि आपका केएस का एग्ज़ाम बहुत जल्दी पास आ रहा है और उसके लिए हम लोग मॉडर्न इंडिया जो कि एक स्पेक्ट्रम बुक से पढ़ रहे हैं वो हर दिन कवर करते जा रहे हैं। और अभी तक के काफ़ी लेक्चर्स हम लोगों ने कवर कर लिए हैं। आई गेस 85% हमारा कंप्लीट हो चुका है। जितना भी अब परसेंट बचा है वो मेरे ख्याल से 3 से 4 लेक्चर में कंप्लीट हो जाएगा। इन एंड ऑल आप देखेंगे तो पूरा मॉडर्न इंडिया हम लोग शायद 12 आवर्स में ख़त्म कर देंगे। अगर ये एक पूरी वीडियो बना देंगे, हम लोग एक साथ मर्ज कर देंगे अगर आप, तो आप ये पाएंगे कि इट विल बी हार्डली ऑफ 12 आवर्स। एंड जनरली 12 आवर्स में मॉडर्न इंडिया कंप्लीट करना इट्स अ गुड डील। ठीक है। तो हर लेक्चर से पहले मैं दोस्तों ऐसे कि बताता हूँ कि हम लोगों ने टेस्ट सीरीज़ लॉन्च किए हुए हैं। हम लोगों के अपने लेक्चर्स हम लोग के अपने इंडिविजुअल कोर्सेज़ हैं, जो कि हम लोग आप लोगों के लिए आपके केस एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा सर्वे कर करके काफ़ी ज़्यादा अच्छे तरीके से बनाया है, डेटा उसमें ऐड किया है। अदर थिंग इज़ दैट कि दोस्तों हर दिन आपके लिए फ्री टेस्ट हैं, ओपन टेस्ट है आपके करंट अफेयर्स के लिए, आपके केएस एग्ज़ाम के लिए, क्योंकि नहीं तो नहीं कम से कम 20 क्वेश्चंस तो आपके पेपर में आएंगे ही आएंगे। और आजकल दोस्तों हर जीएस का पेपर आप कोई भी देख लेंगे, चाहे वो पीएससी हो, यूपीएससी हो या एसएससी हो, ठीक है, या आपका जेके एसएसबी हो। जीएस एक कॉमन चीज़ है, जीएस आपको पढ़ना ही पड़ेगा। और करंट अफेयर सबसे ज़्यादा, करंट अफेयर्स अब ज़रूरी हो गया है। ठीक है। तो जाइए और चेकआउट करिए और रोज़ दीजिए, क्योंकि एक सीरियस स्टूडेंट ज़रूर जाएगा। चलिए, जहाँ से था हम लोग को आज गांधी चालू करना था, तो आई विल स्टार्ट विद द गांधी। देखिए, गांधी जी के आने का तो पता ही है कि ही वॉज द वन हु क्रिएटेड एंड हु स्टैब्लिश द चैप्टर्स ऑफ हिस्ट्री, द गोल्डन एरा ऑफ हिस्ट्री फॉर आवर कंट्री, द लिबरेटर ऑफ आवर फ्रीडम एज वी कैन कॉल हिम, and the most respectful person of the constitution as well, and by the all the people who have made the constitution. अब इस पे नहीं जाएंगे कि सर फादर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन थोड़ी ना है वो तो सर हम बी आर अम्बेडकर को बोलते हैं। मैं वो नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि आप में से बहुत ऐसे हैं जो कि तुरंत कमेंट करते हैं कि मतलब ये बोलना दिखाते हैं वो कि नहीं, जो मैं बोलना भी नहीं चाहता था, तो वो लोग ऐसा बोलते हैं कि नहीं आपने शायद ऐसा बोला है, जो कि मैंने बोला ही नहीं है। वो ध्यान से सुनते भी नहीं है कि मैंने बोला क्या है। बहरहाल चलिए, तो मोहनदास करमचंद गांधी अक्टूबर 2 में पैदा हुए थे, साउथ अफ्रीका में थे। अब आपको इंसिडेंट्स याद करने हैं, यहाँ से इनकी चालू होती है। तो यहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, ज़्यादा नहीं कुछ पूछा जाएगा आपसे, कि साउथ अफ्रीका में फॉर व्हाट ही फॉट अ फाइट, मतलब प्रोटेस्ट वहाँ पर किस चीज़ के लिए उन्होंने किया था, किसके लिए किया था। तो वहाँ पर उन्होंने इंडियन वर्कर के राइट्स के लिए वहाँ पर आंदोलन किया था। ठीक है। और वहाँ पर ऐसा क्या था, बेसिकली इंडियंस जो वहाँ पर थे, जो एक हमारे इंडियन जो वहाँ पर साउथ अफ्रीका में थे, वो लोग रेशियल डिस्क्रिमिनेशन को बड़े आराम से एक्सेप्ट कर चुके थे। ठीक है। इंडियन इमिग्रेशन एक्ट जो था उस टाइम पर क्या था कि आपको अपने रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट्स इंडियंस को, सोचिए कि अगर हर दिन आपको ये बोला जाए, अब आप ये नहीं कहिए कि सर आधार कार्ड भी तो लेके घूमते हैं, लेकिन उस टाइम पर ये भी था कि एक रेशियल डिस्क्रिमिनेशन था। आज आपके आधार कार्ड पर पुलिस आपको ये नहीं रोक के कहेगी कि भाई तुम हिंदू में कौन सी जाति से हो या तुम मुस्लिम में कौन सी जाति से हो, पुलिस को ये राइट नहीं है। ठीक है। उस टाइम पर ये था कि क्योंकि ऑब्वियसली आपके फिजिकलिटी से पता चल ही जाएगा कि आप साउथ अफ्रीकन है या किसी बाहर कंट्री से पर्सन है, तो आपको रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट लेके जाना, घूमना पड़ता था हमेशा। अलाउड नहीं था आपको एक टाइम के बाद बाहर घूमना, है ना। फुटपाथ्स पे नहीं चल सकते थे आप। एशियंस एंड अफ्रीकन्स में लिखा गया था सीधा कि दरवाजे से बाहर नहीं आना आप लोगों को। तो एक तरीके से रेशियल डिस्क्रिमिनेशन था उस टाइम पर, और गांधी जी को पता चला, तो ऑब्वियसली ही वॉज ऑलवेज द वन हु वांटेड टू डन विद द थिंग्स विद द लीगैलिटीज एंड द लॉज। लेकिन वो मॉडरेट्स की तरह बेवकूफ़ नहीं थे। उन्हें ये पता था कि मॉडरेट जो कर रहे थे, उन्हें पता नहीं था अब तक, अभी तक उन्होंने इंडिया का देखा नहीं है। लेकिन दोस्तों मॉडरेट्स भी यही चाह रहे थे, है ना, कि कॉन्स्टिट्यूशन से ही करते हैं, हर चीज़ लीगल लॉ से करते हैं। लेकिन उन लोगों का मकसद वो रहा नहीं था एक टाइम के बाद। ठीक है। उन लोगों का भी ये हो गया था कि यार कुर्सी मिल रही है, ऑफिस मिल रहा है, सब कुछ बढ़िया तो मिल रहा है, क्यों ना अंग्रेज अंग्रेज और हिंदू भाई भाई कोई दिक्कत नहीं है यार, आपके अंडर ही लीडरशिप कर लेंगे। ब्रिटेन वेस्टर्न जो कल्चर है वो तो वैसे भी इतना बढ़िया है अपन लोगों का। स्वदेश वर्ड कांग्रेस सेशन में नाम लेने से कोई स्वदेशी कंसेप्ट इंडिया में आ नहीं गया था, वो एक फॉर्मली वर्ड था बस एक। इस स्वदेश का जो मतलब हुआ ये आपका है सत्याग्रह से, जब गांधी जी ने सत्याग्रह एक्चुअली मासेस को जोड़ करके किया। और गांधी जी का सबसे बड़ा वेपन क्या था, मासेस थे। इन्होंने अपने आप में इतनी रिस्पेक्ट गेन कर ली थी कि ये अब पूरी इंडिया की जो मासेस थे वो इनको जानते थे, कोने कोने का बच्चा इनको जानता था कि मोहनदास करमचंद गांधी कौन है और वो किस पर्पस के लिए इंडिया में अभी है और क्या इनके वेज हैं। ही वॉज रिस्पेक्टेड बाई एवरी स्ट्राटा ऑफ द सोसाइटी। ठीक है। और इसीलिए शायद मासेस जो हैं वो इतनी ज़्यादा इनके एक इशारे पर इंप्रेस थी। चलिए,
ठीक है। तो भाई वहाँ पे मॉडरेट फेस ऑफ स्ट्रगल हुआ। अब देखिए, इन्होंने जो अफ्रीका का था, ठीक है, अफ्रीका में जो चल रहा था, तो इन्होंने एक अपना एक आर्टिकल बनाया था, एक न्यूज़पेपर बनाया था, दैट इज कॉल्ड एज इंडियन ओपिनियन। पेपर में पूछा गया है, बहुत बार याद रखिएगा, इंडियन ओपिनियन इज क्रिएटेड, और इंडियन ओपिनियन, द ऑथर ऑफ इंडियन ओपिनियन, द वन हु हैज एडिटेड इंडियन ओपिनियन, महात्मा करमदास मोहनदास करमचंद गांधी। इंडियन ओपिनियन क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है, आपके पेपर में आ सकता है, आपका एग्जामिनर पसंद करते हैं यहाँ से क्वेश्चन पूछना, ठीक है। अब पैसिव रेजिस्टेंस सत्याग्रह जो हुआ था, ये भी आपका सत्याग्रह हुआ था 1906 से चालू हुआ था। ये अभी हम लोग इंडिया की बात कर रहे हैं, ठीक है, सॉरी इंडिया की बात कर रहे हैं हम लोग, लेकिन बाय गांधी, ठीक है, जिसको सिविल डिसोबीडियंस भी कहा गया था। अब देखिए, नॉन कॉपरेशन और सिविल डिसोबीडियंस, ये तो अभी आपके टाइम पर आते जाएगा, लेकिन सिविल नाम से ही क्या आता है, सिविल डिसोबीडियंस, मतलब कि नॉन वायलेंट तो दोनों हैं, लेकिन जो सिविल पीपल हैं, जो वो डिसऑबे कर रहे हैं आपके लॉस को, चाहे पीजेंट हैं वो आपके लॉ को डिसऑबे कर रहे हैं, आपके ऑर्डर्स को डिसऑबे कर रहे हैं, हाँ वायलेंट नहीं हो रहे हैं, वायलेंट नहीं हो रहे, बस आपके ऑर्डर्स को डिसऑबे कर रहे हैं। जैसे कि मान लीजिए कि आपने टैक्सेशन का ये लगा दिया चार्ज कि नहीं, अब आपको इतना टैक्स पे करना पड़ेगा, हमने कहा नहीं, हम नहीं करेंगे, ठीक है। तो उसके लिए एसोसिएशंस फॉर्म किए गए, अपील की गई गवर्नमेंट को, ब्रिटिशर्स को, देन दे फाइनली वॉन। ये है मतलब। चलिए, तो सत्याग्रह अगेंस्ट रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट्स मैं बता चुका हूँ 1906। तो सत्याग्रह कहाँ से चालू हो चुका था लोगों और दोस्तों? सत्याग्रह ऑलरेडी चालू हो चुका था आपके साउथ अफ्रीका से, और इससे पहले भी एक ट्राइबल मूवमेंट था, मैंने आपको बताया था इस टाइम पे भी जो हम लोग पढ़ रहे थे। सत्याग्रह ओरिजिनली स्टार्टेड फ्रॉम देयर, सत्याग्रह वॉज नॉट स्टार्टेड बाय गांधी, रिमेंबर इट। Gandhi Satyagraha didn't arrive with the admission of the name of Gandhi in the Indian history. It was much before him, and during the tribal movements. In fact, before the 1857 revolt, much at the, like I mean to say, it will be 18th century. Go and remember it. Try to remember it. ठीक है, चलिए, ठीक है, ये बता दिया मैंने। रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट आपका था, तो इन्होंने सत्याग्रह किया वहाँ पर, और फाइनली इंडियन माइग्रेशन सर्टिफिकेट के लिए इन्होंने कैंपेनिंग की। पोल टैक्स एंड इनवैलिडेशन ऑफ इंडियन मैरिजेस के लिए इन्होंने एक कैंपेन किया। तो आपको बेसिकली ये चीज़ याद रखनी, किन किन चीज़ों के लिए किया गया। तो बड़ा आसान सा यार कि इंडियन, इसमें ज़्यादा क्वेश्चन आएंगे नहीं, मैं बहुत ओपनली बोल रहा हूँ आपको। हाँ, इंडियन ओपिनियन पे आ सकता है, कहाँ से रिलेटेड था वो? साउथ अफ्रीका से था, है ना, जहाँ पे कैंपेनिंग कर रहे थे महात्मा गांधी। इंडियन माइग्रेशन और इनवैलिडेशन ऑफ इंडियन मैरिजेस, ठीक है, और ट्रांसवर्ल इमिग्रेशन एक्ट। अब देखिए, इस बीच में दोस्तों एक नाम आता है आपका, टॉलस्टॉय फार्म। टॉलस्टॉय फार्म क्या था? ये बहुत बार पूछा भी गया है, इनफैक्ट एक दो बार पूछा गया, यूपीपीएससी में भी, उत्तर प्रदेश में भी, और सिविल सर्विसेज में भी टॉलस्टॉय फार्म पे नाम आया है, ठीक है। तो टॉलस्टॉय फार्म क्या था? ये 1910 में फाउंड आउट किया गया था। किसने फाउंड आउट किया था? इट वॉज हरमन कलेनबाच, ठीक है, हरमन कलेनबाच। इन्होंने किस लिए फाउंड किया था ये? टू हाउस द फैमिलीज ऑफ द सत्याग्रहीज। सत्याग्रही कौन थे? जो गांधी के साथ सपोर्ट कर रहे थे कि इंडियन इमिग्रेशन एक्ट, जो वहाँ पे ट्रांसवेलियन इमिग्रेशन एक्ट जो है, पोल टैक्स है, इंडियन जो मैरिज का जो वहाँ पर हिसाब है, उसको इनवैलिडेट करने के लिए जो भी सत्याग्रही थे वहाँ पे, उनके लिए हाउस बनाए गए थे, ठीक है। अब ही हैड सेटअप द फिनिक्स फार्म। ये बस नाम आपको याद रखने हैं, इसमें आपको इतना घुसना नहीं कि अच्छा ये कहाँ था, कौन सी कंट्री में था, ये सब नहीं आएगा। फिनिक्स फार्म था, टॉलस्टॉय फार्म था। टॉलस्टॉय फार्म किसके लिए था भाई? सत्याग्रही के लिए था, सिंपल सी बात है। वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोवाइड गई थी, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, टू गिव ऑलराउंड डेवलपमेंट टू द बॉयज एंड गर्ल्स। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि वोकेशनल, ये स्टेटमेंट में आ सकता है, ये आपको डायरेक्ट ऑप्शन में नहीं पूछा जाएगा, ये स्टेटमेंट में आएगा कि फर्स्ट स्टेटमेंट आपको लिख दिया जाएगा कि फिनिक्स फार्म वॉज मेड ड्यूरिंग द साउथ अफ्रीकन मूवमेंट ऑफ इंडियन महात्मा गांधी ड्यूरिंग द रेन ऑफ साउथ अफ्रीका। सेकेंड आपका ऑप्शन आएगा कि इन दैट फार्म vocational training, the provision of vocational training was also introduced to give all round development to the boys and girls. अब इसमें कंफ्यूजन चाहिए रहा है, उस टाइम पर साउथ अफ्रीका में कुछ हुआ ही नहीं था, तो भाई यहाँ पे बॉयज एंड गर्ल्स को क्यों दिया जाए पढ़ाई में, है ना। तो ये याद रखिए कि नहीं, इट वाज वोकेशनल ट्रेनिंग, इट वाज प्रोवाइडेड, ठीक है। सोशल सर्विस एंड सिटीजनशिप बिसाइड्स अ हेल्दी रिस्पेक्ट फॉर मैनुअल वर्क, ठीक है, इसमें याद करने की जरूरत नहीं है इतना। कॉम्प्रोमाइज हुआ, बिल्कुल भाई होना ही था, इन दी एंड तो होना ही था, सत्याग्रह से चालू ही, सक्सेस से ही यहाँ से चालू हुआ था, तो ये सारी चीज़ें एबॉलिश कर दी गई थी। अब इसमें इतना जाना नहीं कि क्या हुआ था, कि बस सीधी सी बात है, एबॉलिश कर दी थी, इससे क्वेश्चन नहीं आया कुछ भी आपका। गांधी एक्सपीरियंस इन साउथ अफ्रीका, भाई रियलाइज किया कि लीडर्स को डिसीजन किस तरह से लेना चाहिए, मासेस जो है उनको किस तरह समझाना चाहिए, यही सब फलाना ठिकाना ध्यान नहीं देना था। गांधी टेक्निक ऑफ सत्याग्रह सबको पता है मेरे ख्याल से, ज़्यादा इसमें पढ़ने की जरूरत है नहीं। सत्याग्रह क्या होता है? सत्याग्रह इज लाइक सबमिट, ही कंसिडर एज रॉन्ग, ठीक है। प्रिंसिपल्स ऑफ विड्रॉल ऑफ कॉपरेशन एंड बॉयकॉट बोल रखा है इन्होंने क्लियरली कि सत्याग्रही वही है जो कि बॉयकॉट एंड नॉन कॉपरेशन करें, ठीक है। और नॉन पेमेंट ऑफ टैक्सेस, डिक्लाइनिंग ऑनर्स एंड पोजीशन ऑफ अथॉरिटी, ये किस पे डायरेक्ट अटैक था? ब्रिटिशर्स पर अटैक था सीधा, ये है ना। चलिए, सत्याग्रही शुड बी रेडी टू एक्सेप्ट सफरिंग, है ना।
सत्याग्रही शुड बी रेडी टू एक्सेप्ट सफरिंग। चलिए, बाकी सब इसमें कुछ है नहीं, इतना ध्यान देने की जरूरत नहीं है, आप पढ़िए बस, जितना मैं बता रहा हूँ इससे क्वेश्चन इतना ही आएगा। और सत्याग्रही, व्हाट वर दी ट्रू पॉइंट्स ऑफ द सत्याग्रही, ये सब नहीं आएगा पेपर में आपके। लेकिन एक चैप्टर से हम लोग निकल रहे हैं तो ठीक है, थोड़ा थोड़ा सुनते भी चलते हैं, क्या दिक्कत है यार, है ना। अब गांधी जी ने इतना बड़ा काम किया तो थोड़ा तो पढ़ ही लें यार, थोड़ा तो हम भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा लें, है ना। चलिए, ड्यूरिंग 1970 एंड 1980, अब गांधी जी 1914 में भाई इंडिया आ गए, 1915 में इंडिया आ गई, सॉरी 14 बोल रहा हूँ मैं, 1915 को गांधी जी इंडिया पहुंच गए, ठीक है। गांधी जी इंडिया पहुंच गए, अब इंडिया में आकर उन्होंने देखा कि भाई यहाँ तो अलग ही हिसाब चल रहा है। और यहाँ पर हिसाब उन्होंने क्या देखा, मेस्ड अप सिचुएशन देखी कि यार किसी मासेस को कुछ पता ही नहीं है, मुझे भी इनफैक्टली नहीं पता है कि एग्जैक्टली रूट्स क्या है। मतलब देखिए, किसी चीज़ को जानने के लिए आप किसी भी डेटा साइंटिस्ट बनते हैं ना, तो पहले आपके लिए अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो इट्स अ क्रिएटिव सॉल्यूशन, राइट, क्रिएटिव सॉल्यूशन लर्निंग प्रोसेस। फर्स्ट यू हैव टू गो टू द रूट्स ऑफ द प्रॉब्लम, व्हाट एग्जैक्टली द प्रॉब्लम इज स्टैंड्स फॉर, एंड व्हाट आर द वेज how this problem arrived. First the point is like how this problem arrived and why this problem is not getting solved for so much long time, right, for so long it's still been like a messed up situation. So he took time, इन्होंने समय लिया अपने लिए कि यार मैं कुछ समय लेता हूँ, पहले खुद से देखता हूँ क्या चल रहा है, एकदम से नहीं घुसता हूँ, अपने एकदम से कोई ओपिनियन क्रिएट नहीं करता हूँ। तो he traveled across India, if you remember, he traveled across India to see and the plight of the people of the Indians that were having in those times, okay. तो इन 1970 या 1980 में याद रखिएगा, ये आपको टाइमलाइन के हिसाब से याद रखना है कि चंपारण, अहमदाबाद, खेदा। टाइमलाइन क्या हुआ, सबसे पहले हुआ चंपारण, चंपारण के बाद हुआ अहमदाबाद मिल स्ट्राइक, अहमदाबाद मिल स्ट्राइक के बाद क्या हुआ, खेदा सत्याग्रह, उसके बाद क्या हुआ, रॉलेट सत्याग्रह, ये बहुत बाद में आया था। बीच में आपको याद हुआ कि रॉलेट सत्याग्रह के बारे में बताया था। रॉलेट क्या था, रॉलेट एक्ट था, किस टाइम के बीच में था, याद करिए, 1919, 13 अप्रैल 1919, कब क्या हुआ था उस टाइम पर, जलियांवाला बाग हुआ था, जिससे आपको ये इंसिडेंट याद रखना है, ठीक है, बीच में बताऊंगा आगे चल करके। तो 1917 में चंपारण, 1980 में अहमदाबाद मिल स्ट्राइक। अब देखिए चंपारण सत्याग्रह, ये फर्स्ट सिविल डिसोबीडियंस है। क्वेश्चन जब से ये पूछा जा सकता है, विच अमंग द फॉलोइंग वुड बी कॉल्ड एज द फर्स्ट सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, ठीक है। सो चंपारण सत्याग्रह was the first civil disobedience movement and Gandhi was requested by राजकुमार शुक्ला। आप फिर क्वेश्चन ये नहीं आएगा ड्यूरिंग चंपारण सत्याग्रह गांधी हु रिक्वेस्टेड गांधी जी टू जॉइन द मूवमेंट, नहीं, इतना बेवकूफ नहीं आपका किया इसका एग्जाम है ना। क्वेश्चन आपको ये आएगा कि गांधी, महात्मा गांधी, which person among the following was associated with चंपारण सत्याग्रह, ठीक है। अब वहां पर महात्मा गांधी भी हुए, राजकुमार शुक्ला भी हुआ, तो आपको दोनों नाम टिक मार्क करने हैं। अगर सिर्फ राजकुमार शुक्ला हुआ तो राजकुमार शुक्ला करना है, और सिर्फ महात्मा गांधी और राजकुमार शुक्ला ऑप्शन में नहीं है तो सिर्फ आपको गांधी करना है, ठीक है। ये क्वेश्चन अभी बीपीएससी में आया है, आपका बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन में आया है, क्योंकि चंपारण कहाँ था आपका, बिहार में था, राजकुमार शुक्ला कहाँ से थे, बिहार से थे, ठीक है। चलिए, इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडिगो प्लांटर्स ऑफ, देखिए मैं वो भी वहाँ बता रहा हूँ मैं आपको जहाँ जहाँ पे एक्चुअली क्वेश्चन पूछे गए हैं इस साल में, और आप लोग चेक कर सकते हैं कि बीपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया है अभी। तो जहाँ जहाँ मुझे याद है तो मैं आप लोगों को खुद गाइड कर देता हूँ, ताकि आप लोगों को पता चले कि हॉटस्पॉट्स क्या हैं, कहाँ कहाँ से क्या क्या पूछा जा सकता है, ठीक है। तो चंपारण में भाई किस लिए, इंडिगो प्लांटेशन के लिए था, पता होगा आपको, तीन काठिया सिस्टम था। तीन काठिया, तीन से ही होता है कि तीन, और काठिया कट्टा, तीन कट्टा है ना, यहाँ पर कट्टा चलता है, वहाँ बिहार में उस टाइम में कट्टा चलता था। तो 3/20 पार्ट ऑफ द टोटल लैंड, जो 3/20 पार्ट ऑफ द लैंड है, ठीक है, उसका जो पार्ट है उसमें आपको सिर्फ इंडिगो उगाना है। और ये यूरोपियन फोर्स कर रहे थे, यूरोपियन प्लांटर्स जो थे, ये ब्रिटिशर्स थे, ये फोर्स कर रहे थे अपने फार्मर्स को, ठीक है। तो उससे क्या है कि इंडिगो से क्या हुआ था दोस्तों, कि बेसिकली सॉइल का जो टेक्सचर है वो खत्म हो रहा था, ऑर्गेनिक जो एक कंपाउंड्स थे हमारे सॉइल में वो बर्बाद हो रहे थे। जिसे बोला जाए आपकी मिट्टी की, क्या बोलूँ मैं उसको हिंदी में, उसका वर्ड भी बोल रहा हूँ, लेकिन इसका मतलब यही सेंस था कि द हेल्थ ऑफ द सॉइल वॉज डिग्रेडिंग, एंड द यूरोपियन प्लांटर्स अगर वो इंडिगो उगा भी रहे थे ना, तो उन्हें इतना पैसा नहीं मिल रहा था, वो फोर्स लेबर था। फोर्स लेबर मतलब क्या, आपको पैसे भी नहीं मिल रहे, मेहनताना भी नहीं मिल रहा है, लेकिन आपसे ज़बरदस्ती काम कराया जा रहा है, ठीक है। चलिए, उसके बाद हाई रेंट्स थे, इलीगल ड्यूज थे। तो भाई गांधी जी ने आए, उन्होंने देखा ये हिसाब है, तो कुछ लोग इनसे साथ जुड़े। ये याद रखिएगा, 2-3 क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं यहाँ से। विच अमंग द फॉलोइंग आर एसोसिएटेड और वाज जॉइंड बाय गांधी इन चंपारण मूवमेंट। ऑप्शन है राजेंद्र प्रसाद, जेबी कृपलानी। अभी तक 3 ऑप्शन पे आए हुए हैं क्वेश्चन, जेबी कृपलानी पे आए हुए हैं, राजेंद्र प्रसाद पर आए हुए हैं, और महादेव देसाई पर आए हुए हैं। निरहारी पारेख और मजहार उल हक, ये थोड़ा सा नाम अलग अलग लगता है ना, लेकिन ये भी हैं, तो इनको याद रखिएगा। कौन से वे नाम भाई, राजेंद्र प्रसाद हुए, मजहर। तो कैसे याद रखना है आपको, राजेंद्र प्रसाद एक हो गए, ये तो नाम याद ही है आपको, फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, याद रखिएगा। मजहर मतलब आप याद कर सकते हैं, मज़ार है ना,
जो मज़ार हम लोग बोलते हैं, महादेव, महादेव को तो याद कर ही सकते हैं आप, नरहरि, है ना, नरहरि एंड जेबी कृपलानी। जेबी कृपलानी अपने कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत बड़ा रोल निभाया है इन्होंने, ठीक है। चलिए, नाउ द गवर्नमेंट अपॉइंटेड कमेटी। अब देखिए इस टाइम पर इतनी जब हो रही थी चंपारण, जब सत्याग्रह हो रहा था, तो जब बुलाया गया गांधी जी को, तो जितने भी पीस और प्लांटर्स थे ये लोग रिस्पेक्ट करते थे गांधी जी की, तो उन लोगों ने अभी फिलहाल के लिए सब बोल दिया कि नहीं, आप जो गांधी जी कहेंगे वैसा करेंगे। तो भाई उसी वक्त ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बोला कि गांधी जी आप यहाँ से तुरंत के तुरंत निकल जाइए, वरना आपको जेल में डाल दिया जाएगा। इन्होंने कहा नहीं जाएंगे, कुछ भी कर लो। तो उन्होंने कहा चलो ठीक है, फिर नहीं जाओगे तो एक कमेटी बना देते हैं। उन्होंने कहा बहुत बढ़िया। तो कमेटी बनाई और गांधी जी को इन्वॉल्व किया उसमें। सो रिमेंबर दिस थिंग, government appointed committee and Gandhi became a member of that committee. So question can be asked from you in the paper that which among the following committees Gandhi was actually made the member of that committee. ठीक है, चलिए, तो that was चंपारण। चंपारण केस के लिए बनाया गया था कमेटी एंड इट वाज डन। सो फाइनली इन दी एंड क्या हुआ आपको याद रखना है, 25% जितना कंपनसेशन जो था, जो पैसे लिए गए थे प्लांटर से, वो वापस दे दिए जाए और फोर्स ना किया जाए। बस धीरे धीरे होते ही गया कि भाई प्लांटर चले गए वहाँ से, एरिया फ्री हो गया उस चीज़ से। तो भाई फर्स्ट बैटल ऑफ सिविल डिसोबीडियंस इन इंडिया हैज़ बीन वॉन, है ना। तो ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट हुई। तो लोगों में और भरोसा जगा कि अरे इस बंदे ने तो ऐसे ही कर दिया यार चीज़ें, कितनी आसानी तरीके से, ऑब्वियसली। तो ये दम था उनमें, ठीक है। सेकंड आपका क्या हुआ, अहमदाबाद मिल स्ट्राइक फर्स्ट अंगर। इसमें क्या है, कुछ नहीं भाई, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था, टैक्सेस बढ़ रहे थे, लोगों को लगा जो काम करते थे मिल्स में कि यार हम एक काम करते हैं, हम 50% अपना जो सैलरी है उसका और हाइक मांग लेते हैं, ताकि आने वाले टाइम में इन्फ्लेशन बढ़े, है ना। इन्फ्लेशन बढ़ेगा तो यार कम से कम हमारे पास कुछ और तो पैसे होंगे ना अपना पहले से स्टॉक रखने के लिए। इसको आप लोग इकोनॉमिक्स से भी जोड़ सकते हैं, दैट इज़ लाइक अपॉर्चुनिटी कॉस्ट एंड पुल एंड डिमांड, राइट। इसको एक इकोनॉमिक्स का आपका ये स्टैटिक कंसेप्ट भी है, ये डिमांड एंड पुल, जो कि मतलब कि अगर आपके आने वाली इन्फ्लेशन है तो उससे पहले ही आप समझ जाते हैं कि यार अब मुझे ज़्यादा चीज़ें खरीद लेनी चाहिए क्योंकि रेट आगे जा करके बढ़ जाएंगे। चलिए, तो 50% का हाइक मांगा भाई। स्ट्राइक ऑनर जो थे उन्होंने कहा कि नहीं, नहीं दे पाएंगे, इतना नहीं दे पाएंगे। भाई गांधी जी को बुलाया गया। किसने बुलाया गांधी जी को, एक नाम याद रखिएगा, अनुसुईया साराभाई। अहमदाबाद कहाँ है, गुजरात में। अनुसुईया साराभाई, साराभाई से याद आएगा आपको कि साराभाई जो है गुजराती हैं, और साराभाई हमारा एक बहुत बड़े साइंटिस्ट भी थे इंडिया के, याद रखिएगा, ठीक है। तो भाई इन्होंने बुलाया, ठीक है, गांधी जी आए। अब अनुसुईया बहन, अनुसुईया बेन, देखिए गुजरात में एक जो बड़ी फिगर होती हैं या जो दीदी होती हैं, सिस्टर जो बड़ी होती हैं, उन्हें बैन बोला जाता है, BEHN, ये गुजराती लैंग्वेज है, ठीक है। तो अनुसुईया बैन ने क्या बनाया था, अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन। क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो भाई फाइनली गांधी जी आए, उन्होंने कहा मैं फास्ट रख लेता हूँ, लेकिन फाइनली क्या हुआ कि जो वर्कर्स थे और अहमदाबाद मिल ओनर्स दोनों मांगे 35% के स्टैक पर। ये भाई 35% का हाइक दे रहे हैं, तो 25 ना तेरी ना मेरी, 35%, वो वाला हिसाब हो गया, ठीक है। चलिए, खेदा सत्याग्रह, फर्स्ट नॉन कॉपरेशन। तो फर्स्ट सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट वाज चंपारण, फर्स्ट नॉन कॉपरेशन मूवमेंट वाज खेदा सत्याग्रह 1918 1917, ठीक है। चलिए, अब भाई ये था कि लेस देन 1/4 प्रोड्यूस अगर कर रहे हैं तो भाई आपको रिमिशन मतलब क्या, आपको उसको हर्जाना देना पड़ेगा, है ना। अगर आपकी उपजाऊ जो ज़मीन है, अगर आपका प्रोडक्शन 1/4 से नॉर्मल प्रोड्यूस जो होता है उससे कम है, तो आपको भाई हर्जाना देना पड़ेगा, ठीक है। ये खेदा सत्याग्रह की बात है। खेदा कहाँ है, गुजरात में है। अब भाई गांधी जी को बुलाया गया, उन्होंने कहा कि भाई आप टैक्सेस नहीं पे करोगे, आप नहीं, रिमिशन आप दोगे ही नहीं, मतलब नहीं होते इसमें आपकी क्या गलती है भाई, मौसम ऐसा नहीं है। बहुत चीज़ें मानसून पे डिपेंड होती है ना, बारिश पे डिपेंड होती है, पानी पे डिपेंड होती है, फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल पे डिपेंड होती है। हर चीज़ ऐसा थोड़ी ना कि बस बोल दिया तो बस हो गया। नहीं तो यार हर कोई कंट्री तो फिर तो एग्रीकल्चर तो फिर इकोनॉमिक्स का पार्ट ही नहीं रहता, क्योंकि वो अबंडेंस में रहता है ना। और हमारी जो 75% to 80% जनता है, रूरल इंडिया जो है, वो अभी भी एग्रीकल्चर पे डिपेंड है, ठीक है। चलिए, तो नॉट टू पे दी टैक्सेस। अब इन्होंने यहाँ पे कहा कि भाई फार्मर से कहा कि भाई आपको टैक्सेस वगैरह पे नहीं करने हैं, देखते हैं क्या होता है। यहाँ पर एक नाम आता है दोस्तों, सरदार वल्लभ भाई पटेल। इनका नाम सरदार नहीं था, सरदार इनको औरतों ने दिया था रिस्पेक्टफुली भैया कह करके, लाइक बिग ब्रदर, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल, ठीक है। ग्रुप ऑफ अदर डिवोटेड, ये सब लोग जुड़े यहाँ पर, इन्होंने बुलाया। तो खेदा सत्याग्रह से एक नाम याद रखना है आपको, इंपॉर्टेंट नेम, दैट इज वल्लभ भाई पटेल। आएगा नहीं क्वेश्चन, क्योंकि बहुत नॉर्मल सा और बहुत बार पूछा जा चुका है, तो एग्जाम में लगता है इसको तो पता ही होगा, ये कॉमन सेंस लगा करके बंदा निकाल ही लेगा कि खेदा सत्याग्रह था और वल्लभ भाई पटेल, पटेल इज लाइक गुजराती। भाई यहाँ पर चला अच्छा खासा तरीके से। खेदा फार्मर्स ने दोबारा कुछ वायलेंस नहीं किया, ठीक है। इन्होंने कहा कि हम टैक्सेस नहीं पे करेंगे,
तो उस टाइम पर क्या हुआ कि जो टैक्सेस पे नहीं कर रहे थे ना, तो उस टाइम पर ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक ओपन एक्सेस कर दिया था कि भाई लैंड कॉन्फिस्केट कर रहे हैं, मतलब कि जिन्होंने पीजेंट्स ने पे नहीं किया उनकी ज़मीन हम खरीद रहे हैं, सीज कर रहे हैं उनकी ज़मीन, और कोई अगर इंटरेस्टेड है उसे परचेज करने की तो कोई भी आए। तो दोस्तों बहुत सारे इंडियंस भी आ गए थे जिन्हें खरीदना था, और उन लोगों ने जिसने खरीदा उसे बहिष्कृत कर दिया गया, मतलब कि बॉयकट, सोशली बॉयकट किया गया। और कुछ समय की बात थी, आज तो वो लोग करोड़ों अरबों के मालिक हैं, अलग बात है। चलिए ठीक है, तो गवर्नमेंट ने भाई फाइनली एक एग्रीमेंट लाया, जो टैक्स था उसे कम कर दिया, एक साल के लिए ख़त्म कर दिया जो पे करना था, और जो राइज करने वाले थे ये लोग रेट में, वो भी एक साल के लिए इन्होंने कम कर दिया। तो खेदा दोबारा से एक नया स्ट्रगल था जो कि जीत लिया था, तीसरा स्ट्रगल था ऑन द वे जो जीत लिया गया था। तो अब गांधी जी को भी पता चल गया था कि यार अब मासे सो जान चुका हूँ मैं, अब हो चुका है यार टाइम ना, अब साला बड़े मैदान में जाके खेलते हैं, अब ओपन चेस खेलते हैं, ठीक है। तो यही सब था, रिस्पेक्ट था, लोग जानने लग गए थे, सत्याग्रह मैटर पता चल लोगों को क्या है क्या नहीं है। अब 1919 तब तक पहुंच चुका था दोस्तों, और आ गया था कौन सा रॉलेट एक्ट और सत्याग्रह और जलियांवाला बाग मैसेकर, ठीक है। अब रॉलेट एक्ट क्या था? रॉलेट एक्ट बेसिकली एक चीज़ याद रखिएगा, बहुत लोग स्किप करेंगे इस चीज़ को, आप लोग मत करिएगा। रॉलेट एक्ट का दूसरा नाम है, एक्चुअल नाम जो था वो था एनार्किकल एंड रेवोल्यूशनरी क्राइम्स एक्ट। क्या था नाम? एनार्कियल एंड रेवोल्यूशनरी क्राइम्स एक्ट। ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि द ओरिजिनल और द अल्टरनेट नेम ऑफ एनार्कियल एंड रेवोल्यूशनरी क्राइम्स नेट वॉज, उसमें से ऑप्शन होंगे रॉलेट एक्ट, या रॉलेट एक्ट को सीधा बोल के कहा जाएगा कि द ओरिजिनल नेम ऑफ रॉलेट एक्ट वॉज विच ऑफ द फॉलोइंग। याद रखिएगा, स्किप मत करिएगा इस चीज़ को। और ये रॉलेट इसलिए रखा गया था कि सर सिडनी रॉलेट थे जो कि हेड थे, इनके नाम पे रख दिया गया था, ठीक है। लेकिन जो ओरिजिनल नाम था वो याद रखिए क्या था, एनार्कियल एंड रेवोल्यूशनरी क्राइम्स एक्ट। द एक्ट अलाउड पॉलिटिकल एक्टिविस्ट टू बी ट्राइड विदाउट जूरीज। सीधा से ये था, हमें लगा कि आप कुछ गलत कर रहे हैं, आपको जेल में डाल दिया जाएगा। हमें लगा कि भाई आप गवर्नमेंट को गिराने की बात कर रहे हो, आपको डंडे मार मार करके या तो मौत होगी तो होगी, हमें नहीं कोई लेना देना है उस चीज़ से, ठीक है। वारंट नहीं होगा, सीधा आपको पॉलिटिकल प्रिजनर अगर बने आप तो, चाहे किसी भी चीज़ में क्राइम आप कर रहे हो नहीं कर रहे हो, मेरा मन हुआ तो मैं डाल दूंगा, बस बात खत्म। लॉ ऑफ हैबस कॉर्पस, देखिए हैबस कॉर्पस आपको पॉलिटी में पढ़ा होगा आपने कि जो हमारे 5 रिट जो हैं हमारे, प्रोहिबिटो, सटेरियो, हैबस कॉर्पस, प्रोहिबिटरी है ना, ये सब जो हैं, मैंडमस, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पिलर्स हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के। और हैबस कॉर्पस जो है इसका मतलब होता है टू हैव द बॉडी ऑफ, है ना। अब जैसे कि इसका मतलब ये हुआ कि जस्ट फॉर द नॉलेज ऑफ यू, फॉर योर नॉलेज बता देता हूँ मैं, कि भाई आपकी और मेरी लड़ाई हुई, ठीक है। सबसे ज़्यादा इंडिया में अगर किसी रिट को प्रैक्टिस किया जाता है दैट इज़ हैबस कॉर्पस। कहने का मतलब ये है कि चाहे सिविल हो चाहे क्राइम हो, अगर कोई सिविल कोर्ट हुआ या क्राइम कोर्ट में गए आप, घसीट कर किसी को ले गए कि इसने मेरे साथ गलत किया है, ठीक है, अनटिल एंड अनलेस कोर्ट ये साबित कर ले कि आपने गलत किया है ही नहीं किया है, तो वो ये बोलेगा टू हैव द बॉडी ऑफ, मतलब बुलाया जाए उस पार्टी को, अल्टीमेटेड नोटिस भेजा जाए कि भाई तुम आओ, देन आई चेक कि ये क्या सही है क्या गलत है, एंड देन आई मेक दी जजमेंट। ये है, ठीक है। इसको ख़त्म ही कर दिया था, मतलब कि गवर्नमेंट अब डिसाइड ही नहीं कर सकती, कोई जूरी है ही नहीं नाम की चीज़, अब सीधा ऑर्डर है, तो भाई जूरी की ज़रूरत ही नहीं है अब तो किसी को उठा लिया, कोई किसी का भी गलत कर देगा, गलत कौन कमाता था? ब्रिटिशर्स था, ठीक है। चलिए, सत्याग्रही अगेंस्ट द रॉलेट एक्ट, फर्स्ट मास स्ट्राइक। अब देखिए फर्स्ट मास स्ट्राइक क्यों कहा गया यहाँ पे, क्योंकि देखिए चंपारण में तो सिर्फ चंपारण में स्ट्राइक हुआ था, है ना। आपका जो खेदा है वहाँ पे सिर्फ खेदा के लोग, अहमदाबाद मिल्स ऑनर जो थे, स्ट्राइक जो थी वर्कर्स ने, वो सिर्फ वर्कर का था। अब पूरे इंडिया में मास स्ट्राइक हुई थी, तो सबसे पहला मास स्ट्राइक किसमें हुआ था? दैट इज रॉलेट एक्ट। क्यों भाई? हुआ ये था कि गवर्नमेंट ने जो ये एक्ट पास किया था ना, एनआरकी एंड क्राइम एक्ट जो भी था ये, जिसे रॉलेट एक्ट कहते थे, ये बहुत गलत था, और इसके अगेंस्ट कांग्रेस और जो मॉडरेट्स थे इन लोगों ने कैंपेनिंग करनी चालू कर दी थी, ठीक है। और इसको ब्लैक एक्ट भी कहा जाता है, पेपर में पता सकता है कि विच अमंग द फॉलोइंग इज टर्म्ड एज ब्लैक एक्ट, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए, तो नेशन वाइड हड़ताल हुआ था भाई, है ना, फास्टिंग एंड प्रेयर। एक डायरेक्शन मिल गया था लोगों को कि भाई आप इस तरीके से चलना है, किसी भी भीड़ को चलाने के लिए आपको उनको तरीका, एक डायरेक्शन देना होगा कि नहीं इस तरीके से चलना है आप लोगों को, ये तरीका सही होगा आपके लिए, ठीक है। यही हुआ था आपका, जबकि ये दिल्ली में आपकी जो आम आदमी पार्टी बनी थी, एक रेवोल्यूशन जो हुआ था निर्भया कांड के बाद, बहुत टाइम के बाद जब हुआ था, तो अरविंद केजरीवाल जो फेस था वो सामने आया, एंड ही गेव अ डायरेक्शन टू द पीपल कि नहीं इस तरीके से चलिए आप, एंड ही लीडेड द मूवमेंट, टुडे ही इज द चीफ मिनिस्टर ऑफ दिल्ली, ठीक है।
तो ये कहने का मतलब ये था कि हर एक ऑर्गेनाइजेशन को, हर एक मूवमेंट को एक फेस चाहिए, एक लीडर चाहिए, एक डायरेक्शन चाहिए। चलिए, ये सब पढ़ने की जरूरत नहीं है उतना। तो सत्याग्रह वॉज टू बी लॉन्च ऑन 6 अप्रैल 1919, लेकिन लार्ज स्केल वॉयलेंट हो गया उससे पहले। मास स्ट्राइक हुई तो भाई, जब आप समझो ना कि 40 पुलिस वाले हैं और 10,000 लोग सड़क पर आ गए, तो गुस्सा तो आएगा ही, वो 40 को तो ऐसे ही खत्म कर देंगे वो लोग। तो ये चीज़ हुई थी, वायलेंस में लग गया था, तो भाई सत्याग्रह को रोक दिया था गांधी जी ने वहीं पर। ये याद रखिएगा, अप्रैल 1919 सॉ द बिगेस्ट एंड द मोस्ट वायलेंट एंटी ब्रिटिश अपसर्च। 1857 के बाद, 1857 के बाद सबसे बड़ा अपसर्च, ठीक है, ये था। ठीक है, ये अपसर्च ये था जहां पर अच्छी खासी आर्मी को एम्प्लॉय करना पड़ा था। अब देखिए, जलियांवाला बाग मैसेकर क्या हुआ था कि अप्रैल 13, 1919 में 2 लोग थे, सैफुद्दीन किचलू एंड डॉक्टर सत्यपाल। इनको भाई पॉलिटिकल फिगर्स थे, तो भाई इनको अरेस्ट कर लिया गया था, है ना, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने, ऐसे ही बस कि भाई तुमने हमारे बारे में गलत बोला, चलो जेल में, चलो जेल में बात करते हैं चल के। तो भाई बहुत सारे लोग थे, थाउजेंड्स में बाहर आ गए थे रिवोल्ट करने के लिए, अपनी सॉलिडारिटी देने के लिए, सपोर्ट देने के लिए। फायरिंग वायरिंग चला दी, कुछ मरे भी, कुछ जिंदा रह गए, खत्म हो गया वहाँ पर, ठीक है, क्रश कर दिया। अब हुआ क्या कि बैसाखी के उसी दिन, उसी से पहले रॉलेट एक्ट तो निकाला हुआ ही था, और रॉलेट एक्ट में ये कहा था कि भाई आप घर से बाहर नहीं निकल सकते हैं, ठीक है, एक तरीके से कर्फ्यू बोल लो आप, ठीक है। और कहाँ लगाया था? अब देखिए, गांव गांव में तो चीज़ नहीं पता है ना। उस दिन बैसाखी थी, 13 अप्रैल को बैसाखी थी, है ना। बैसाखी के दिन क्या हुए थे, वहाँ पे एक जलियांवाला बाग जगह है, आज भी जाइएगा तो अब अमृतसर में पास में ही है, गोल्डन टेम्पल के पास में ही है। वो लोग इकट्ठा हुए थे, एक पूरा विलेज इकट्ठा हुआ था। ऐसा कहा जाता है कि 20,000 पीपल वर देयर। कुड यू इमेजिन, लाइक इन एन एरिया 20,000 पीपल स्टैंडिंग आउट देयर, एंड विदाउट नोइंग दैट कि द नेक्स्ट मोमेंट देयर लाइफ इज गोइंग टू बी एंडेड। तो भाई उन लोगों को पता नहीं था कि ऐसा कुछ ऑर्डर्स हैं। दे वर एक्चुअली गैदर्ड फॉर द फेस्टिवल दैट इज़ बैसाखी, एंड कुछ पॉलिटिकल एसोसिएशंस भी थे जिन्हें अपनी कुछ कैंपेन्स करनी थी, बट इट वाज ऑल नॉन वायलेंट, कोई वायलेंस नहीं था वहाँ पर। और मेजॉरिटी ऑफ जो पीपल थी उन लोगों को पता ही नहीं था कुछ एक्ट के बारे में, रॉलेट एक्ट के बारे में। लिखा हुआ भी है, देखिए ना, द गैदर्ड इन द जलियांवाला पॉपुलर प्लेस फॉर पब्लिक टू सेलिब्रेट द बैसाखी, ठीक है, कलेक्टेड देवर पॉलिटिकल प्रोटेस्टर। Meanwhile, the meeting had gone on peacefully and to prosecution to repeal of the Rowlatt Act. But it is precisely known that 1650 bullets were fired into the crowd. देखिए, जनरल डायर था, नाम सब नहीं सुना हुआ है, उसने पूरा एरिया ब्लॉक करवाया। बहुत दुखद था ये, बहुत ज़्यादा दुखद था ये। पूरा एरिया ब्लॉक करवाया उसने, और जिसने फायरिंग की है ना दोस्तों उस वक्त, उसमें इंडियंस भी थे। आई मीन, कुड यू इमेजिन कि इंडियन ने इंडियन को मारा है, किसी और के बिना कहे उसने अपने खून को ही मारा है। तो जनरल डायर की जो उस वक्त थी आर्मी, जो थे पुलिस वाले थे, उनमें इंडियंस भी बहुत सारे थे। ओपन फायर इन लोगों ने किया, मतलब लोगों को भागने तक, कुछ बोलने तक का समय नहीं दिया। एंड वहीं पर एक वेल है, कुआं है, जिसमें बहुत लोगों ने कूद के जान दे दी। ऐसा कहा जाता है कि 1000 वर डेड, मत बट अगर आप ओरिजिनली देखेंगे तो मेरे ख्याल से 7 से 8,000 लोग मरे होंगे। इतना ज़्यादा लोगों को मारा था इन लोगों ने। इस पूरे नेशन ने, इस चीज़ ने पूरे नेशन को शोक आउट कर दिया था। गांधी जी ने भाई अपना केसरी हिंद जो टाइटल ब्रिटिशर्स ने दिया था इन्हें, वापस कर दिया इन्हें, ठीक है। केसरी हिंद मतलब क्या? द लव ऑफ हिंदुस्तान और द इंडिया, राइट। अब ये सब था, ज़्यादा इनमें जाने की ज़रूरत नहीं है आपको, क्या डिटेलिंग थी क्या नहीं थी। लेट्स गो टू द नेक्स्ट। और इसके लिए अगेंस्ट में काफ़ी पूरा कंट्री, मतलब समझिए कि इतना बड़ा इवेंट था कि लोगों को रुला दिया था, मतलब पूरी कंट्री शांत हो गई थी, कोई दंगा फसाद कुछ होने नहीं था। इसलिए नहीं कि लोग डर गए थे, लोग एक दर्द में आ गए थे कि ये क्या हो गया यार, है ना। चलिए, इसी चीज़ को लेकर के हंटर कमेटी बनी थी, इंक्वायरी की। हंटर कमेटी क्यों रखा गया? क्योंकि भाई जो इसका हेड था वो हंटर था, उनका नाम हंटर था। इसका ओरिजिनल नेम क्या है? डिसऑर्डर्स इंक्वायरी कमेटी। याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अल्टरनेट नेम क्या था, ठीक है। इसी कमेटी में 3 इंडियंस इन्वॉल्व थे। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे, पूछा जाएगा। Who were the 3 Indians among the following that were appointed in the Hunter Committee और Disorders Inquiry Committee? आपको कंफ्यूज करने के लिए ये भी इनफैक्ट दे दिया जाएगा कि there were Indians also in the Disorders Inquiry Committee। अब आपको लोगों को बड़ा मुश्किल सा लगेगा यार, सत्येंद्र सिन्हा जो थे वो तो ठीक थे, एग्जीक्यूटिव काउंसिल में थे पहले इंडियन, लेकिन यार इंडियंस को कमेटी में डालना, वो भी ऐसा नाम जो कि सुना नहीं है, तो ये कंफ्यूजिंग तरीके से आपको एग्जाम में बना सकता है। डिसऑर्डर्स इंक्वायरी कमेटी है, याद रखिएगा, ठीक है। हंटर कमेटी कमीशन जो ये आपका है, और इसमें जो नाम है वो 3 है, चिमनलाल, हरिलाल, ठीक है, सेतालवात
और जगत नारायण, सरदार साहिबजादा, सुल्तान अहमद, ये तीन नाम हैं, इन तीनों को नाम याद रखिएगा। ये तीनों आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं इन चीज़ों को लेकर के। दोबारा मिलते हैं एक अगले लेक्चर में और जल्दी कंप्लीट हो जाएगा मॉडर्न इंडिया। तब तक के लिए कीप लर्निंग।